अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका की 2 नंबरी फिर से पकड़ी गई है। भारत के लिए और कानून और पाकिस्तान चीन के लिए और कानून। पाकिस्तानी सहाफ़ी ने 2 सवाल पूछे हैं नेट प्राइस से और दोनों ही सख्त सवाल थे जिसका नेट प्राइस जवाब देते हुए घबराए। साथ आपको अरशद शरीफ के कत्ल केस से मुतल्लिक भी बताएंगे कि कैसे इस खेल में बहुत से लोग फंसने वाले हैं। नजम सेठी को क्यों लगता है कि कुछ नहीं होगा और मुराद सईद क्यों पुरुमीद हैं। देखें, अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान से पाकिस्तानी सहाफ़ी ने भारत से मुतल्लिक सवाल किया कि भारत को मजहबी आज़ादी की पामाली पर रेड लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेट प्राइस ने मजहबी आज़ादी की पामाली की फहरिस्त में भारत का नाम शामिल न करने पर वाज़िया जवाब देने से गुरेज किया। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफ में ARY न्यूज़ के नुमाइंदे जहांजेब अली ने सवाल किया कि भारत को मजहबी आज़ादी की पामाली पर रेड लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया, जिस पर नेट प्राइस ने कहा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने मौसूल हकाइक पर फैसला किया कि भारत किसी लिस्ट में शामिल ना किया जाए और ना ही खसूसी वॉच लिस्ट में शामिल किया जाए। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि मजहबी आज़ादी से मुतालिक भारत समेत तमाम ममालिक से बातचीत करते रहते हैं और मजहबी आज़ादी के हवाले से मालूमात दीगर ज़राए से भी हासिल करते हैं। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा ने कहा कि मजहबी आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात भारत तक पहुँचाते रहे हैं और भारत की हौसला अफजाई करते रहे हैं कि मजहबी आज़ादी का एहतराम किया जाए। अब देखें, हम हमेशा कहते हैं कि अमेरिका और वेस्ट FATF हो गया या फिर ह्यूमन राइट काउंसिल वगैरह या मजहबी आज़ादी वाला मामला हो गया, इन टूल्स को वेस्ट ने हमेशा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है और करता रहा है। FATF में आपने गौर किया कि पाकिस्तान उस वक्त निकला जब रजीम चेंज करके पाकिस्तान की एक हुकूमत गिरा दी गई जिसको अमेरिका पसंद नहीं करता था, और अब भी मजहबी आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान को अमेरिका ने इस लिस्ट में डाला है, जिससे मालूम होता है कि अमेरिका अब इसके ज़रिए पाकिस्तान पर दोबारा से कोई प्रेशर डाल रहा है। दूसरी जानिब इसी सहाफ़ी ने इमरान खान और डोनाल्ड लू से मुतालिक जब सवाल किया तो देखे नेट प्राइस ने क्या जवाब दिया। US ambassador in Islamabad, Pakistan, met with Imran Khan's party's leadership, and after that meeting, the spokesperson for Imran Khan's party says that they have no problem with the United States, but they have the problem with the Mr. Donald Lu. That Don Lu is in fact the Assistant Secretary for our Bureau of South and Central Asia here at the State Department. He is a senior official at the Department of State, but I'm not in a position to confirm any meetings that our officials in Pakistan may have had with any particular individual and group. It is true that whether in Pakistan or around the world, we meet with a range of political stakeholders in the court. यहाँ सहाफ़ी पूछता है कि इमरान खान कहते हैं कि हमें अमेरिका से कोई मसला नहीं है बल्कि डोनाल्ड लू से मसला है। यानी नेट प्राइस ने क्यों पाकिस्तानी सफ़ीर के ज़रिए वैसे पैगामात भिजवाए, और देखने में भी ऐसा ही है कि इमरान खान तो यहाँ तक कहते थे कि कोई पागल ही होगा जो पूरे मुल्क को नापसंद करता हो। इमरान खान कहते थे कि हमें अमेरिका की पॉलिसी से इख्तलाफ है। अब इस पर नेट प्राइस कहते हैं कि देखें जी, डोनाल्ड लू हमारे सीनियर ऑफिशियल हैं, हम इस पर बात नहीं कर सकते कि उनकी किससे क्या मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर के ममालिक में पॉलिटिकल लोगों से मिलते रहते हैं और हमारी रूटीन की मुलाकातें होती रहती हैं वगैरह वगैरह, तो इस पर भी कोई ख़ास उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन यहाँ आप देखें कि अब अमेरिका भी ये सोच रहा है कि इमरान खान के साथ ताल्लुकात बनाए जाएं और अब उनका रास्ता मज़ीद ना रोका जाए, और मुमकिन है इसके लिए वो डोनाल्ड लू को भी ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि आप देखेंगे कि जब इमरान खान दोबारा से इक़्तिदार में आएंगे तो वो सबसे पहले अमेरिका के सामने यही शर्त रखेंगे कि डोनाल्ड लू को निकाला जाए। अब वो इनको हमेशा के लिए तो नहीं निकाल सकते, लेकिन वो ये कहेंगे कि इस खित्ते से उसका ट्रांसफ़र कर देंगे और कहेंगे कि अब आप अफ्रीका के मामलात को देखें या वस्ती एशियाई ममालिक के मामलात को देखें, साउथ एशिया में आपका काम ख़त्म हो गया है। अब ये चीज़ होगी उस वक्त, क्योंकि अमेरिका भी अब चाहता है कि वो पाकिस्तान की उस हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे करें जिसकी अवाम में एक अच्छी रेपुटेशन है और जिसके साथ वहाँ की अवाम खड़ी है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी जानिब अरशद शरीफ को लेकर अब केस की समाअत शुरू हो चुकी है, लेकिन नजम सेठी का दावा है कि केस चलेगा, सब होगा, लेकिन इसका इंसाफ या इसका रिजल्ट सामने नहीं आएगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता तमाम केस लो होता जाएगा और रद्दी की टोकरियों में चला जाएगा, इसको लोग भूल जाएंगे।
اب پاکستان کی تاریخ بھی ایسے کیسز سے بھری ہوئی ہے جہاں لوگ بھی اور عدلیہ بھی ایسے بڑے بڑے کیسز کو بھول جاتے ہیں، جیسے بھٹو کی پھانسی، بے نظیر کا قتل، ضیاء الحق کا قتل۔ تو وقت کے ساتھ اس کو اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے کہ پھر کوئی اس سے متعلق پوچھتا بھی نہیں۔ لیکن اس دفعہ عوام بہت چارج ہیں اور اس کیس کو آخر تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس پر مراد سعید نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے دن بھی سوچا کہ تم خبر بدلوا کے اسے مار دو گے، جنازے والے دن سوچا اپنے بیانات سے اسے مار دو گے، پھر 40 دن تم نے ہر روز سوچا وہ آج مر جائے گا، وہ کل مر جائے گا، وہ نہیں مرا، وہ تمہاری اس FIR والی اونچی حرکت سے بھی نہیں مرے گا، وہ تم سب کو دفن کرے گا، وہ نہیں مرے گا، یہ لکھ لو۔ تو مراد سعید اس بار پر امید ہیں کہ ارشد شریف کو انصاف ضرور ملے گا۔ ارشد شریف کو عوام نہیں بھولیں گے کیونکہ ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کو ہم بھولنے نہیں دیں گے۔ عمران ریاض خان نے بھی ایک ایمبولینس سروس بھی شروع کر دی ہے ارشد شریف کے نام سے، اور لوگ جب اس ایمبولینس کو دیکھیں گے تو انہیں ارشد شریف شہید کی یاد آئے گی اور وہ ارشد شریف کو نہیں بھولیں گے، اور ارشد شریف کی تصویر دیکھ کر وہ یاد کریں گے کہ ان کو کیسے کینیا میں قتل کر دیا گیا تھا۔